आज हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र के बारे में। तो आपने ये देखा है कि अफवाह तंत्र क्या है, इसके बारे में आपने समझा है। तो आप जानते हैं कि जब कोई मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो, उसी को क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र। याद रखिएगा कि जो सिंधु नदी निकलती है, वो सिंधु नदी आपकी एक निश्चित दिशा पश्चिम दिशा में जाती है, ठीक है ना। पश्चिम दिशा में जाते हुए अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं पे आप देखेंगे जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं वो भी पश्चिम दिशा की तरफ चली जाती हैं। तो अफवाह तंत्र का एक ही मूल मंत्र है कि वो एक निश्चित दिशा में बहे और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो भी उसी दिशा में बहे, तो अफवाह तंत्र उसे कहा जाएगा। इसके बाद हमने आपसे बताया था कि अफवाह तंत्र के लिए आपको भारत में क्या धरातल की संरचना होनी जरूरी है, ढाल होना जरूरी है, नदी का वेग और आकार। यानी अफवाह तंत्र धरातल की संरचना, ढाल, नदी के वेग और आकार पर निर्भर करता है। इसके बाद आगे हम बात किए थे कि भारत में जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। पहला आपका है उत्तर भारत का अफवाह तंत्र, या उसे क्या कहते हैं? और दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तीसरा क्या है? तटीय अफवाह तंत्र। चौथा क्या है? अंतःस्थलित अफवाह तंत्र। इसके बाद हमने आपसे बात किया था उत्तर भारत के नदियों की विशेषताएं, कि उत्तर भारत के नदियों की विशेषताएं क्या है। तो बताइए आप पहला, उत्तर भारत की नदियों की विशेषताएं। उत्तर भारत की अधिकांश नदियां हिमालय से ग्लेशियर की होती हैं। उत्तर भारत की अधिकांश जो नदियां हैं वो सतत वाहिनी है। और सतत वाहिनी क्यों है? क्योंकि वो हिमालय पर्वत से निकलती हैं और ग्लेशियर जब पिघलता है तो वो उन्हीं नदियों में चला जाता है। इस तरीके से वहाँ की नदियाँ क्या है? सतत वाहिनी है। और दूसरी विशेषता क्या है? मैदानी भागों में वो अपने मार्ग परिवर्तित करती हैं। हाँ, जब ये समतल मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो कहीं भी ये मुड़ सकती हैं। तो यहाँ की नदियाँ क्या होती हैं? अपने मार्ग को हमेशा परिवर्तित करती रहती हैं। और दूसरा हमने क्या बताया? तीसरा, हिमालय से निकल करके गंगा के मैदान में प्रवेश। हाँ, हिमालय से निकलकर गंगा के विशाल गंगा मैदान में प्रवेश करती हैं। जब विशाल गंगा मैदान में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पे किस मिट्टी का निर्माण करती है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। ये तो हो गया आपके उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं के बारे में। इसके बाद हमने आपसे बात किया था कि जो सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है उसका नाम क्या है? सिंधु अफवाह तंत्र। अब सिंधु नदी अफवाह तंत्र, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यही इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि केवल जो आपके कौन सी नदी है जिसको छोड़कर पंचनद कहा जाता है? सिंधु नदी को छोड़कर बाकी जो नदियां बसती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पंचनद कहा जाता है। इसके बाद आप जो है सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे कि हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? हाँ, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप से निकलती है। अब यह जब निकलती है तो किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? हाँ, लद्दाख और जास्कर के मध्य बहते हुए कहाँ पे सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा गाज का निर्माण करती है? नंगा पर्वत के बूजी नामक स्थान पे, वहाँ पे सबसे बड़ा गाज का निर्माण करती है। और फिर कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए सिंधु नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है? कराची शहर स्थित है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पढ़ा जाएगा और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको
समझाया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा जो है, ये नदियां क्या बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं? नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? हाँ, शुष्क भागों में प्रवाहित होती हैं, इसलिए बड़े डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है झेलम नदी के बारे में। देखिए, जो झेलम नदी है, पहले तो आप सुन लीजिएगा, यह कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी मानी जाती है। जो झेलम नदी है, ये कश्मीर घाटी क्या मानी जाती है? प्रमुख नदी मानी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे, यह जास्कर और पीर पंजाल के मध्य बहती है। किसके बीच बहती है? जास्कर और पीर पंजाल। हाँ, ये जो है जास्कर और पीर पंजाल के मध्य बहती है। तो आपसे पूछा जाएगा, कौन सी ऐसी नदी है जो जास्कर और पीर पंजाल के मध्य बहती है? झेलम नदी। और लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। जास्कर और पीर पंजाल के मध्य झेलम नदी बहती है। इसके बाद आप देखेंगे, यह जो है जास्कर और पीर पंजाल के मध्य प्रवाहित होते हुए बारमूला के निकट, यानी आप मैप में देखेंगे तो इसी के आगे जब आप बढ़ेंगे, जास्कर और पीर पंजाल के जब आगे बढ़ेंगे, यहीं पे आपको मिलेगा बारमूला। यही बारमूला मिलेगा, और यही बारमूला के बाद जब ये आगे बढ़ती है, वैसे ही आपका कौन सा बॉर्डर पड़ता है? पाकिस्तान का। ठीक है ना? ये कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब इतना हमें जानना है किसके बारे में? झेलम नदी के बारे में। हमने आपसे बताया क्या, ये जो झेलम नदी है, ये कश्मीर घाटी की प्रमुख नदी है। यह किसके मध्य प्रवाहित होती है? जास्कर और पीर पंजाल के मध्य प्रवाहित होती है। और कहां से पाकिस्तान प्रवेश करती है? बारमूला के निकट से होते हुए कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद आप देखेंगे, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो किशन गंगा है। आपसे पूछा जाएगा, किशन गंगा किस सहायक नदी है? तो आपका आंसर क्या होगा? झेलम नदी। ये पूछा जाएगा, झेलम नदी की सहायक नदी है, तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? किशन गंगा। इसके बाद आप देखेंगे, यह नदी ग्रीष्मकाल में ग्लेशियर के पिघलने के कारण अपना उच्चतम स्थल, ठीक है ना, प्रवाह बनाती है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जल जो है, जल का स्तर होता है कब? ग्रीष्म काल में होता है। ठीक है ना? यानी सिंधु से भी ज्यादा जल कहाँ दिखाई देगा? झेलम में। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ग्लेशियर आपका पिघल रहा है। जब ग्लेशियर पिघल रहा है, जितना वो पिघलेगा उसका पानी कहाँ आ जाएगा? झेलम नदी में आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा उच्चतम जल स्तर कहाँ है ग्रीष्मकाल में? झेलम नदी में है। और इसीलिए इस नदी को क्या कहा जाता है? कश्मीर का हरी भरी सुखद नदी के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन करेगा, कौन सी ऐसी नदी है जो कश्मीर को हरा भरा रखती है? कौन सी नदी है? झेलम नदी है। और क्यों है? क्योंकि जो ग्लेशियर होता है वो ग्रीष्म काल में जब पिघलता है तो उसका पिघलने के बाद जो पानी होता है वो कहाँ चला जाता है? झेलम नदी में चला जाता है। ठीक है ना? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, कश्मीर की हरी भरी सुखद नदी को किस नदी को जाना जाता है? झेलम नदी है। यही आंसर आएगा। इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा और कुछ पढ़ना उड़ना नहीं है। झेलम से जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा, झेलम नदी किस पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है? झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? झेलम नदी कहां से पाकिस्तान में प्रवेश करती है? और झेलम नदी का उच्चतम जल स्तर किस कारण होता है? बस इसके आगे कुछ नहीं पूछने वाला है झेलम नदी से। ठीक है? अब इसमें आप लिखिए झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी के बारे में लिखिए। यह कश्मीर घाटी की सर्व प्रमुख नदी है।
कश्मीर घाटी की सर्व प्रमुख नदी है। जो जास्कर और पीर पंजाल, जो जास्कर और पीर पंजाल के मध्य प्रवाहित होते हुए, तो पीर पंजाल है, पीर पंजाल है ना, पीरंजाल लिख, पीर पंजाल, थोड़ा सा गलती हो पीर पंजाल, ये ना गई। पंजाल के मध्य, स्थिर है। पीर पंजाल के मध्य प्रवाहित होते हुए बारमूला, बारमूला के निकट, बारमूला के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी किशन गंगा है। इसकी प्रमुख सहायक नदी किशन गंगा है। यह नदी ग्रीष्म काल में, यह नदी ग्रीष्म काल में, लिख लिए ग्लेशियर के पिघलने के कारण अपना उच्चतम जल प्रवाह बनाती है। अपना उच्चतम जल प्रवाह बनाती है। इस नदी को कश्मीर में हरी भरी सुखद नदी कहते हैं। हरी भरी सुखद नदी कहते हैं। हरी भरी सुखद नदी कहते हैं। अच्छा, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिए, आपको इतना लिखवा दिया गया है, आपको सही लग रहा है ना? है कि थोड़ा बहुत हमने झेलम नदी के बारे में आपको बता दिया है, कहानी आपको लग रहा है। देखिए, जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। और ट्रिकी पॉइंट क्या होता है, जो आपके अधिकांश बच्चे हैं, अभी हम बता दे रहे हैं, अधिकांश जो बच्चे हैं वो वन लाइनर ही पे जो है विश्वास रखते हैं, कभी इसको रट लेंगे, लेकिन रटेंगे आप जो है कब तक, कुछ ही समय तक आप रट सकते हैं। बाकी आपको अगर बताया गया हरी भरी सुखद नदी किसे कहते हैं, झेलम को कहते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि एक हरी भरी नदी है और कहाँ है, कश्मीर में है, और उसका नाम क्या है, झेलम नदी है। यानी यही नदी है जो जास्कर और पीर पंजाल के मध्य बहती है। यही नदी है जो बारमूला के निकट से कहां प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब अगर हम सिंधु की बात करेंगे तो सिंधु की जो नदी है वो कहां से पाकिस्तान प्रवेश करती है, बूजी नामक स्थान पे बड़ा सा गाज बनाती है और उसके बाद कहां प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो दोनों में फर्क है नहीं है? वो बूजी नामक स्थान से गाज का निर्माण करे, तब उसके बाद कहां प्रवेश कर रही है, पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। और सिंधु नदी को आपने ये जाना कि यही सिंधु नदी है जिसके मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है, कराची शहर स्थित है।
तो इस तरीके से आपने जाना कि झेलम और सिंध में क्या अंतर है। आया कि नहीं है? लेकिन अगर यही हम बताते हैं, आपको लिख दें कि सिंधु नदी के मुहाने पर कराची शहर स्थित है, तो आपको ये थोड़ा सा जो है याद तो करना पड़ेगा, लेकिन जो भूमिका हमने अभी बना दिया है इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना? इसके बारे में आप लिखिए जो है चिनाब नदी। चेनाब होता है ना, यस सर। चिनाब नदी, हाँ चिनाब नदी लिखिए। चेनाब। वही जो चेनाब होता है, कहीं आपका चिनाब लिखा होता है, ठीक है ना? चेनाब होता है। हाँ चेनाब है। जी सर। तो चेनाब नदी है। अब यह नदी आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। ठीक है ना? कुल्लू पहाड़ी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? चेनाब नदी निकलती है। और चंद्रा और भागा नदी से मिलकर जब चंद्रा और भागा ये नदियां निकलती हैं, तो ये नदियां पहुंचती हैं कुल्लू पहाड़ी के यहाँ। ये दोनों नदियां मिल जाती हैं, और जब ये दोनों नदियां मिल जाती हैं तो किसके रूप में बहती हैं? चेनाब नदी के रूप में बहती है। ठीक है ना? पहले तो चंद्रा और भागा नदी आती है, और यही दोनों कहाँ मिलती हैं? कुल्लू पहाड़ी में। यानी कुल्लू पहाड़ी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और वहीं से किसके रूप में बहना शुरू करती हैं? चेनाब के रूप में बहना शुरू करती हैं। फिर ये जो है जम्मू हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर जाती कहाँ? जम्मू कश्मीर में। फिर जम्मू कश्मीर से होते हुए जाती कहाँ? आखनूर। आखनूर के बाद ये कहाँ जाती हैं? पाकिस्तान में चली जाती है। हाँ, आखनूर जो है आपका, ये आपका जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर वहीं पे है। ठीक है ना? आखनूर के बाद ये जब आखनूर से निकलती है तुरंत कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। यानी आखनूर का जो इलाका है आप देख रहे हैं वो विवादित क्षेत्र है, लेकिन उस पे हक किसका है? भारत का है। ठीक है ना? उस पे हक जो है भारत का है। तो यहाँ से ये नदी जो है कहाँ डायरेक्ट प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है ना? आखनूर पे जो हक है वो भारत का है। ठीक है ना? अब इसके बाद देखेंगे, इस पर महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन कौन सा स्थित है? सलाहाल, दलहस्ती और बगलिहार। जानते हैं ना? दलहस्ती, बगलिहार और सलाल, ये तीन नदी परियोजनाएं किस नदी पर स्थित है? चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या मिला आपसे, अगर पूछा जाएगा कि कौन ऐसी नदी है जो अपना उच्चतम जल स्तर बनाए रखती है? कौन सी नदी है? झेलम नदी है। उच्चतम जल स्तर कौन सी नदी बनाए रखती है? झेलम नदी है। और कौन सी ऐसी नदी है जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चेनाब नदी। अंतर है नहीं है? तो यहां से आप चेनाब के बारे में पहले लिख लीजिए। पहले आप क्या करिए चेनाब के बारे में। सर झेलम नदी उच्चतम अपना जल स्तर बनाए रखती है। हाँ, लिखवा दिए है ना झेलम के बारे में, ये चीज लिखवा दिए हैं। जी, उच्चतम देखिए। प्रभाव बनाती है। हाँ जी, हाँ लिखा है। आगे देखिए, चेनाब के बारे में लिखिए। यह हिमाचल प्रदेश में है। प्रदेश में कुल्लू के पहाड़ी के समीप से निकलकर कुल्लू के पहाड़ी के समीप से निकलकर चंद्रा और भागा नदी से मिलकर चंद्रा और भागा नदी से मिलकर चेनाब के रूप में
चेनाब के रूप में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दोबारा सुन लीजिएगा, चेनाब नदी यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पहाड़ी के समीप से निकलकर चंद्रा और भागा नदी से मिलकर चेनाब के रूप में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए आखनूर के निकट हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए आखनूर के निकट आखनूर के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस पर महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं, जैसे दलहस्ती, बगलिहार, सलाल, दलहस्ती, बगलिहार, सलाल। आगे मोस्ट करके लिखिएगा, मोस्ट पॉइंट है जो है, देखिए, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये मोस्ट है, इसको अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा। हाँ, चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हो गया। आगे जो है आपका है रावी नदी। अब देखिए, हमें जो है रावी नदी के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले आप रावी नदी के बारे में लिख लीजिए। उसके बाद तब आपसे पूछते रहेंगे हम ना, आप बताते रहेंगे, ठीक है ना। लिखिए जो है रावी नदी के बारे में, यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप से निकलकर यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर की सीमा पर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। इस नदी पर कौन सी नहर निकाली गई है? तो एक इस नदी पर दोआब नहर निकाली गई है। हाँ, दोआब नहर निकाली गई है।
निकाली गई है। इस नदी पर सबसे देखिए अब हमें जो है जानना है रावी नदी के बारे में। तो हमने जो रावी नदी के बारे में लिखा है वही आपको बोलना होगा और अंतर जो है निकालना होगा, क्योंकि आप अंतर सिंधु झेलम चेनाब से मिलते जुलते जो रहेंगे। आप देखिए जो है यही जो नदी है रावी नदी। अब देखिए हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है, वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? चेनाब नदी है। देखिए अंतर ढूंढना है, अंतर ऐसे आप ढूंढेंगे तभी आप जो दिमाग में आएगा आपके क्लियर। अंतर क्या ढूंढना है? हिमाचल प्रदेश से ये भी नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश से ये भी नदी निकलती है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है ये कुल्लू की पहाड़ी से निकलती है और ये कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। अब देखिए अब ये जो चेनाब नदी है ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ये भी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, लेकिन ये कहां से होकर पाकिस्तान प्रवेश करती है? आखनूर के निकट, ये तो बताया है ना। आखनूर के निकट जब ये पहुंचती है तो उसके बाद कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। लेकिन ये नदी कैसे पाकिस्तान प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब की सीमा में प्रवाहित होते हुए कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान प्रवेश करती है। ध्यान दीजिएगा कि ये नदी जो है आखनूर के निकट पहुंचती है, तब उसके बाद कहां पहुंच जाती है? पाकिस्तान में। और ये नदी जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब यानी तीनों राज्य की सीमा पर होते हुए कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यही मूलभूत अंतर है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, समझ में अंतर निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए जो चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी सिंधु की कैसी नदी है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी रावी नदी है। अंतर है कि नहीं है? तो पूछा जाएगा कि जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? चेनाब नदी है। और सबसे छोटी सहायक नदी रावी नदी है। अंतर आया कि नहीं है? बोझ तो नहीं लग रहा है। आगे देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये चेनाब नदी है यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं हैं। जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? हाँ, दलहस्ती, बगलियात और सलाल। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है दोआब। ठीक है ना? अब तो दिक्कत नहीं होगी ना? यही देखिए यहीं से आपको हमने पहले बताया था कि जो जिसने 4 टॉपिक बढ़िया से पकड़ लिया उसी का भारत का भूगोल हो गया। और आप देखिएगा कि अगर आप इसी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको कभी भी बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि यहीं से आपका जो है अब कहानी की तरीके से आपको भूगोल पढ़ना होगा। जो पढ़ना था वो प्रायद्वीप पठार पर्वत के बारे में, आपने गंगा के बारे में देखा जो है विशाल गंगा मैदान के बारे में, वहीं तक आपका जो बोझ बना रहा है। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अंतर निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। ठीक है ना? और जब भी पढ़िए तो आप अंतर निकालिए, और अंतर निकाल के जब आप पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से जो दिमाग में कैच कर लेंगे। और नहीं अंतर निकालेंगे, केवल कहेंगे कि 1 पॉइंटर निकले फिर रटे, तो बड़ा मुश्किल है। क्यों भाई? सही कह रहे हैं ना जी? अब देखिए आगे जो है आपका है व्यास नदी है। व्यास नदी है। देखिए कुल्लू की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? चेनाब नदी निकलती है। सही कहा उन्होंने सही कहा। कुल्लू की पहाड़ी से जो व्यास नदी भी निकलती है। तो हम तो पहले चेनाब की बात करना चाहते हैं। कुल्लू की पहाड़ी से देखिए चेनाब नदी भी निकलती है और कुल्लू की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? व्यास नदी भी निकलती है। तो यहाँ से आपने पकड़ा कि हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू पहाड़ी है वहां से 2 नदियां निकलती है जो फेमस है। एक पहली क्या है? चेनाब नदी, और दूसरी क्या है? व्यास नदी है। यह जो है कुल्लू की पहाड़ से निकलकर
हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए कपूरथला होता है ना, कपूरथला है कि नहीं है, कपूरथला के निकट ये जब पहुंचती है तो उसी के बाद ये सतलज नदी से मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा। कहाँ गया बात है, कहाँ गया बात है? बस होता क्या ना, कभी बताते बताते जो है अब ख्याल ही नहीं आता, जेब में रख लिए हैं और सोच रहे कहाँ पे जो है रख लिए हैं। कोई लोग फिर यहाँ पे धर के खोजते हैं। हाँ, यहाँ पे रख लेते हैं। जब यहाँ पे रख लेते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो कहते हैं देखिए ये स्टाइल मार रहे हैं, तो है ना। तो पहले देखिएगा अक्सर लोग यहाँ पे रखिए, लोग कहते थे स्टाइल मार रहे हैं, लेकिन क्या होता था आज का फैशन हो गया है। पहले जानते थे, पहले हम लोग जो है पुराने जमाने में हम लोग क्या थे, जब प्राइमरी स्कूल में सरकारी स्कूल में जाते थे, अगर थोड़ा सा पैंट अगर फट जाता था तो लड़के जो है बोलते थे फटाच इतना का कपड़ा पहन कर आए। लेकिन वही देखिए कंपटीशन लोग पढ़ते हैं, अगर पहन कर चले जाते हैं तो उसके लिए बोलते भी नहीं है, भाई फैशन हो गया है ना। फैशन नहीं, उसका पैसा लग रहा है। पहले पुराना होके फटता था, फटा फटाया खरीदा जाता है। हाँ, सही कह रहे हैं। बात ये और दूसरी चीज ये है, अगर कोई जैसे कोई कपड़ा अगर निकल रहा है ना, अगर आधा कपड़ा अगर उसको किसी हीरो ने पहन कर अगर प्रचार कर दे, उसको सब लोग पहनना चाहते हैं। आजकल के देखेंगे ना, अगर हम थोड़ा सा जो है, एक बार हम क्या किए थे, हम कोचिंग पढ़ा रहे थे और हमारा काम यही है कि हम सिंपल में आते हैं हमेशा, और संजोगवश से जो नाव बार बनाने वाला था वो हमारा जो आर्मी कट नहीं होता उसी तरीके से बना दिया। हाँ, बना दिया। और हम बता रहे हैं कि हमें याद ही नहीं आया कि हमारा ऐसा बार बना है। हम गए क्लास में, लड़कों ने बोला कि सर वाह आज क्या रूप बनाकर आया है। उसके बाद हम देखें, फिर हम कहें कि भैया 2 हफ्ते तक क्लास ही नहीं लिए जो है। क्यों सर? 2 हफ्ते तक नहीं क्लास ली। सर तो उसी दिन मतलब टक्कर हो गया। नहीं टक्कर नहीं हुआ, हम कहे आप क्लास ही नहीं करेंगे। मतलब इतने सिंपल तरीके से आना जो है, ऐसी वेशभूषा अगर प्रस्तुत करना अपने आप। बाल कटवाए होंगे तो दिखे नहीं कि कैसा कटा है कैसा नहीं तो कटा। नहीं याद आएगा ना। दिखे नहीं, हमने कहा कि आप भैया सिंपल में काटिए। वो भी जो हम जाते हैं कहीं फैशनेबल देखेंगे अपने, हम कभी भी फैशनेबल आपके सामने नहीं आएंगे। और दूसरी चीज है कि वो लड़का था, उसकी हम कहा सिंपल काटो, तो कहा ना भैया सिंपल काट ही रहे हैं। कटोरी कर काट दिया। नहीं, वो नहीं काटा। यहाँ जो एकदम पूरा जो है आपका बहुत पतला कर दिया, ऊपर जो घना कर दिया था। तो ये जब सर हमें गाँव में सब लोग यही बोलते हैं कटोरी करते हैं। अच्छा, भाई हम नहीं जानते। आप फैशन से संबंधित अगर बातें पूछेंगे हम नहीं बता पाएंगे। पॉइंट पाइए। हम लोग तो सर अब प्रेमानंद वाली स्वामी जो प्रेमानंद महाराज है, सोचे उनकी वाली जो है ये सब है, ये सब सर ये अलगे छुटता है। यहाँ से आप स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जानते हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं। हम तो उनकी स्वामी तरह विवेकानंद को याद कर रहे हैं। अच्छा, उनके ही तरह भी सर बन जाएंगे तब वो बुरा नहीं है। अरे भाई, हमें स्वामी नहीं बनना है, हमें शिक्षक बनना है और हमें समाज की शिक्षक के नाते होकर समाज की सेवा करनी है। यही तो करना है ना। अब स्वामी वामी बनाएंगे, पता चला जो है स्वामी बहुत से ऐसे स्वामी है जो ढोंगी भी है कि नहीं है। और आप जब स्वामी मान लीजिए, अगर स्वामी बन जाएंगे तो कल के यही कहेंगे ये ढोंगी है। और आप अधिकांश देखिए लोग क्या करते हैं कि जो आपके हैं उनको सम्मान ही नहीं देते हैं। समझ नहीं समझ रहे, ये सब बेफालतू है। हम शिक्षक हैं और शिक्षक का हमें धर्म निभाना है, ठीक है ना। और शिक्षक को छोड़कर हम कोई पद पकड़ ही नहीं सकते। समाज में सबसे बड़ा पद शिक्षक का है। हाँ, शिक्षक का है। और शिक्षक के अलावा हमारे पास किसी और पद को पकड़ने की हिम्मत भी नहीं है। पहले था, लेकिन सब कुछ जो है त्याग कर हमने शिक्षक का पद अपनाया है। और यही शिक्षक का पद है जो हमें बहुत अच्छा बना सकता है और बहुत आगे बढ़ा सकता है, ठीक है ना। सत्य आगे क्या? बहुत अच्छा। ठीक है। आगे है आपकी ब्यास नदी। यहाँ से आपने देखा
कि जो ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी आपकी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ से निकलती है और यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा में बहती है। हिमाचल प्रदेश और कहाँ बहती है? पंजाब की सीमा में बहती है। तो अब देखिए यहाँ से आपको एक अंतर और मिला कि जो ब्यास नदी है वो केवल 2 राज्यों की सीमा से बहती है, लेकिन जो चेनाब नदी है वो 3 राज्यों की सीमा से बहती है। और 3 राज्यों की सीमा से बहते हुए कहा 3 राज्यों की सीमा से कौन सी नदी बहती है? रावी नदी बहती है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लिखवा दिए हैं ताकि हम भूले भटके तो आप बता दें कि जो रावी नदी है वो 3 राज्यों की सीमा से होकर बहती है, लेकिन जो ब्यास नदी है वो 2 राज्यों की सीमा से होकर बहती है। और ये ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा से बहती है और फिर ये पहुंचती है कहाँ? कपूरथला के निकट। कहाँ पहुंचती है? कपूरथला। जब ये कपूरथला कहाँ है आपका वर्तमान में? कहाँ है कपूरथला? हाँ, कपूरथला कहाँ है वर्तमान में? मैप में देखिएगा, आपको पंजाब में मिलेगा। देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना? मैप में देख लीजिएगा कपूरथला जो है। अब ये कपूरथला के निकट जैसे पहुंचती है और वैसे किससे मिल जाती है? सतलज नदी से मिल जाती है, ठीक है ना? फिर इसके बाद आप देखेंगे इस नदी पर पोंग जलाशय स्थित है। यही मेन पॉइंट है। कहा जाता है कि जो पोंग जलाशय है वो किस नदी पर स्थित है? तो पोंग जलाशय किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर स्थित है, ठीक है ना? तो इतना आप लिख लीजिए इसमें। सर जलाशय सर जैसे झील से छोटा होता है। हाँ, जलाशय जो होता है बांध होता है ना, बांध को जलाशय बांध जानते हैं ना? जैसे डैम जो बनता हाँ, है। डैम। वहीं से जो है पानी का डाइवर्जेंस वहाँ से डैम से होता है, बंद नहीं कर देते। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। देखिए ब्यास नदी यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की पहाड़ी से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कुल्लू की पहाड़ी से निकलकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज नदी में मिल जाती है। कपूरथला के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। इस नदी पर पोंग जलाशय स्थित है। इस नदी पर पोंग जलाशय स्थित है। पोंग? हाँ, पोंग। सर दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा दर्रा बताएंगे इसको जो है, ठीक है ना? रोहतांग दर्रा। दर्रा आपका जो होता है वहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपका दलदली इलाका नहीं है, दलदली इलाके होते हैं तो वहाँ पे आपका कुछ तो हो नहीं पाता। जैसे पानी पहुँच जाता है ना, जब पानी पहुँचता है तो आप देखेंगे वहाँ के जो चट्टान होते हैं वो नीचे धंसने शुरू कर देते हैं, ठीक है ना?
फिर आप कुछ समय के बाद देखेंगे वही जो है स्थिति बन जाती है जो पहले की है, लेकिन जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं फिर वो जो है खाईनुमा बनना शुरू कर देता है। तो बहुत से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आप जाएंगे यहाँ पे बहुत से दर्रे हैं, लेकिन भारत सरकार जो उस दर्रे पर अपना कार्य करना शुरू कर दिए हैं। तो जो दर्रे हैं, दर्रे के बारे में आपको एक टॉपिक हम बता देंगे बढ़िया से, ठीक है ना, ताकि कौन कौन सा दर्रा जो है भारत सरकार ने जोड़ा है और कौन कौन से दर्रे पर प्रमुख कार्य किए जा रहे हैं, ये आपके जानकारी में रहेगा। तो आप देखिए, एक घाटी और एक दर्रा, ये दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये दो आपको चैप्टर लिखवा देंगे तो आपको दर्रे और घाटी के बारे में, नहीं तो कभी आपको कहा जाता है कभी कहा जाता है ना नुब्रा घाटी बताए हैं, ठीक है ना, तो आप घाटी समझ नहीं पाते हैं घाटी है क्या। दर्रा पूछे, रोहतांग दर्रा कह दिए, अब रोहतांग दर्रा, अब दर्रा मिस है क्या, इसका एक चैप्टर आएगा और उसी चैप्टर में आपको दर्रे के बारे में लिखवा देंगे, घाटी के बारे में लिखवा देंगे, आपका टेंशन हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। यही दो चैप्टर अभी बाकी है जो प्रायोगिक पठार में था। अब यहाँ से देखिए, दूसरा चीज हम बताना आपसे चाहेंगे, अगर आप इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं यही अभी आप देख रहे हैं ना, वीडियो चल रहा है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो यही दोबारा अगर आप खोल कर सुन लेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में फिर बैठ जाएगा, कभी आप अपवाह तंत्र के बारे में कंफ्यूजन ही नहीं आएंगे कि अपवाह तंत्र पढ़ना है। और दूसरा चीज ये है कि अभी आपसे हम बता दें कि हमारा जो चैनल था ये तो मोनेटाइज के करीब पहुंचने वाला है, और जैसे सब्सक्राइब है वो तो एक काम पूरा हो गया, दूसरा जो हमारा वॉच टाइम होता है वो वॉच टाइम पहुंच रहा है, ठीक है ना, जो वॉच टाइम हमारा 200 के लगभग है, और हमें चाहिए कितना 3000 चाहिए वॉच टाइम, और 3000 चाहिए 500 सब्सक्राइबर चाहिए। जैसे ये होता है वैसे ही हम देखेंगे ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, केवल और केवल क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास लेना शुरू कर देंगे। ऑनलाइन पे जो है पहले तो जो हमारे पास जानकारी उसका मैराथन हम क्लास चलाएंगे, ठीक है ना, जैसे क्या है आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी अगर समय आप लोग देंगे तो आपके साथ हम जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, जो आधुनिक इतिहास पढ़े हैं, इसका आप देखेंगे महा मैराथन क्लास। जैसे कहने का मतलब ये है कहानी की तरीके से चलेंगे, कोई विषय हम पढ़ाएंगे, एक बात हम पहले आपको भैया बता दे रहे हैं, चाहे इतिहास पढ़ाएं चाहे कोई भी क्लास अगर करेंगे तो हम एकदम कहानी की तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कहानी की तरीके से पढ़ा है, कहानी की तरीके से आपको पढ़ाएंगे। हम वन लाइनर में पढ़ाना जानते ही नहीं, न हम वन लाइनर पढ़ा सकते हैं। आप कोई विषय कहिए हम उसी तरीके से बताएंगे, क्योंकि आप अगर कहानी नहीं जानेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। रटने की जो दिमाग की क्षमता है वो रटने वाला दिमाग है नहीं, आप अगर समझ के चलेंगे तो पढ़ लेंगे, नहीं समझेंगे तो वही करेंगे, आप रटना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना जी सर। और इसी चैनल पे अगर आप जानना चाहेंगे तो ये आप जानते हैं हमारे चैनल का जो नाम है वो आप जानते हैं, क्या नाम है, हाँ खटोलिया अरविंद सर ऑफिशियल, हाँ यही है। आप चाहेंगे तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, सब लोग बढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, आप लोग बढ़ा दिए हैं। यस सर। और दूसरा ये है कि ये हम ऐसा क्यों कहें कि जो इलाहाबाद वाले छात्र थे जब वहाँ पे गए थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने कहा भैया आप जो है अपने कोचिंग में जब पढ़ाते हो तो यही एक बार क्यों नहीं कह देते हो। तो हमने कहा भाई हम उनसे क्यों कहें, लेकिन उन्होंने जब रात में बात हुई तो प्रेशर डाला, तो हमने कहा लाओ आपको चर्चा करते हैं, हमें आर्ट लगता है आप लोग सामने कहने में, कहीं आप लोग जो है नागवार न लगे, इसलिए हम कह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे हैं, चलिए ठीक है, ठीक है ना, मस्का लगा रहे हो। बहुत मस्का लगा।